वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम इतना थियोरेटिकल पढ़ते हैं तो उसके बाद याद होना मुश्किल हो जाता है। अभी तो हमने एक ही चैप्टर किया है, आने वाले टाइम में और चैप्टर होंगे, और जितना जितना थियोरेटिकल कंटेंट बढ़ेगा उतना हमारा याद करना जो है उसकी क्षमता थोड़ी सी कम होती रहेगी। अब आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए उसका मैंने पूरा जुगाड़ किया है, क्योंकि मेरा भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। मुझे रटने में ज़्यादा बिलीव नहीं था, समझने में ज़्यादा बिलीव था, और इसीलिए जो भी हम पॉइंट पढ़ते हैं उसको मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। जो भी प्रैक्टिकल अपनी लाइफ से एग्जाम्पल ला सकता हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। तो खैर वो तो एक एक पॉइंट पर हम डिस्कशन करते हैं, इसलिए थोड़ा सा एलैबोरेट हो जाता है। पर जहाँ तक बात है आपकी एग्जामिनेशन की, तो उसके लिए जैसे ही आपका भी ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होगा तो पेड वीडियोस के अंदर हैंड रिटन नोट्स के साथ सिर्फ एक ही क्लास में पूरे चैप्टर की रिवीजन भी मिल जाएगी। अगर वो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, ये पूरा नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सिर्फ उतना भी आप नोट डाउन कर लेंगे और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो आप पूरा पूरा लिख लेंगे, तो आपकी एक ऐसी नोट्स कॉपी तैयार हो जाएगी जो मात्र 100 पेज में आपको ऑडिटिंग का इतना ज्ञान तो दे ही देगी कि आप उस पेपर में पास हो सको। सोचो 100 पेज करके 40 प्लस तो आपके आ ही रहे हैं, एश्योरिटी है, मतलब 50 तक भी आ सकते हैं सिर्फ 100 पेज में। और अगर थोड़ा सा बुक का पढ़ लिया, जो मैंने आपको स्टडी मटेरियल दिया, तो एग्जामिशन आ सकती है। इसी के बेस पर एग्जामिशन आ सकती है, जो नोट्स यहाँ पर बनाए हैं। ये पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल ही है, बट वे ऑफ प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। दोस्तों दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपके जो ऑनलाइन लेक्चर्स आप लोग लेते हैं, आज के टाइम में आप ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह लेते हैं, तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप पूरे दिन अपने घर में ही बैठे रहते हैं पढ़ाई के लिए, तो ऐसा ना करिएगा। दिन में थोड़ा सा टाइम, आधे घंटे से 1 घंटे का, पूरे दिन में 24 घंटे का दिन होता है, उसमें आधे घंटे से 1 घंटे का टाइम निकालिएगा। चाहे आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, या 1 घंटा कभी बीच में निकालिएगा, जिसमें आप बाहर जाया करें, थोड़ा सा टहल कर आया करें, फिजिकल एक्टिविटी करा करें। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से आपका ट्रैवलिंग टाइम तो बच रहा है, बट अगर आप पूरे दिन ही घर में ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा नुकसान हो सकता है हेल्थ को। इसीलिए आप लोग ब्रेक लें टाइम पर। 1 घंटे का लेक्चर होता है, ठीक है, देख लिया, फिर ब्रेक ले लिया, थोड़ा सा कॉपी में पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, लिख लिया, बीच बीच में 2-2 घंटे में ब्रेक ले लिया, और साथ में दिन में 1 घंटा ऐसा भी निकाला है जिसमें आप वॉकिंग कर रहे हैं, फ्रेश एयर ले रहे हैं, या प्राणायाम योगा कर रहे हैं, जो भी आपका मनपसंद चीज़ है वो आप कर रहे हैं, म्यूजिक सुनते हुए टहल रहे हैं, जो भी आपको मन करता है वो कर सकते हैं। बट फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी आपको करनी है, आधे से 1 घंटा पूरे दिन में। यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई, तो आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ये आपकी फर्स्ट चैप्टर की लास्ट क्लास है, और हाल ही में मैं आपका ये जो मॉड्यूल 2 है वो भी मेरे यहीं पर रखा हुआ था, टेबल पर रखा हुआ था, तो मैंने उसको देखा। अभी स्टार्ट करेंगे इसको। मॉड्यूल 2 को मैंने देखा, तो एक चैप्टर है उसका, यहाँ पर है मॉड्यूल 2, इसका चैप्टर नंबर है 9। ये चैप्टर नंबर 9 है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि जो आपका एक एक आइटम है ना, आपका जो एक एक आइटम है उस पे इन डेप्थ चर्चा करी हुई है कि एक पर्टिकुलर आइटम की अगर चेकिंग करनी है तो उसमें क्या क्या चीजें आप चेक करोगे। पहले इतना इन डेप्थ नहीं होता था, अब इन्होंने इतना इन डेप्थ बना दिया है कि करीब करीब 90 पेजेस, यानी आप कह सकते हो एक्सरसाइज के साथ अप्रोक्सीमेटली 100 से ज़्यादा ही पेजेस हैं, 103 पेजेस हैं, जिसमें सिर्फ आपका एक चैप्टर गिवन है, और इसमें से 10 नंबर तक का आ सकता है। समझ रहे हैं आप, 10 मार्क्स का आ सकता है। अगर मैं पूरे मॉड्यूल 2 की बात करूं तो उसमें कंपनी ऑडिट तो आपको पढ़ना ही है, वो तो अच्छा है, ऑडिट रिपोर्ट आपको पढ़ना है, वो भी अच्छा है। अगर मैं ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, ऑडिट ऑफ बैंक्स, और जो आपका ये चैप्टर है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर हम इसको ना भी पढ़ें और इसके बदले सिर्फ ये पढ़ लें, मैं तो आपको सारा पढ़ाऊंगा, बट इसके बदले अगर हम ये पढ़ लें कि भाई जनरली अगर हमें कोई भी आइटम ऑडिट करना होता है तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, और अगर कोई स्पेशल चीज़ आएगी तो उसमें ये एक स्पेसिफिक चीज़ हम और देखेंगे। अगर हम इसके नोट्स आपको दे दें तो आपके लिए जो 90 पेज हैं, 100 पेज हैं, और जो आगे के जो पेजेस हैं करीब करीब 200 पेजेस हैं, वो 50 से 60 पेजेस में कवर हो जाएगा। तो मैं अपने नोट्स में आपको वैसा ही दूंगा। उन चैप्टर्स के लिए स्टडी मटेरियल आपका पूरा कॉपी पेस्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रेपिटेशन है और सिर्फ 100 पेज का एक चैप्टर है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई है।
आज आपका करेंगे एसे 220 क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक्ड एट इंगेजमेंट लेवल। देखिए दो लेवल होते हैं, एक होता है फर्म के लेवल पर क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना है, और एक होता है कि जो इंगेजमेंट आपके पास आया है, इंगेजमेंट का मतलब जो अपॉइंटमेंट जो असाइनमेंट आपके पास आया है उस लेवल पर क्वालिटी कंट्रोल करना है। ये जो आपका स्टैंडर्ड है ये ऑडिट के लिए लगता है, इसीलिए यहाँ पर एसे 220 में एक पर्टिकुलर जो असाइनमेंट आया, एक पर्टिकुलर इंगेजमेंट जो एक पार्टनर को अपॉइंट किया गया कि भैया ये वाला असाइनमेंट आप करिए, तो वहां पर हम क्वालिटी कंट्रोल कैसे एश्योर कर सकते हैं उसके बारे में ऐसे चर्चा करता है। फिलहाल आपके स्टडी मटेरियल में जो चीजें गिवन है उसको मैं पहले पढ़ लेता हूं। एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, हाउ टू इंश्योर क्वालिटी इन ऑडिट। जी हाँ, हाउ टू इंश्योर क्वालिटी इन ऑडिट, ये आपका बुक का लैंग्वेज है, और वहां ये लिखा हुआ है दी फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल शुड इंक्लूड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एड्रेसिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। मतलब आपकी बुक कहती है कि क्वालिटी कंट्रोल कैसे इंश्योर करें या क्वालिटी कंट्रोल के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, तो जो फर्म है उसे ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाने चाहिए जो कि एड्रेस करें इन सभी चीजों को जो नीचे लिखी हुई है। यानी कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन दी फर्म, कि भैया कौन लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, किसकी जिम्मेदारी होगी क्वालिटी मेंटेन करने की, उसके बारे में एक पॉलिसी प्रोसीजर होना चाहिए। एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है जो आपको पता है, क्योंकि एथिकल रिक्वायरमेंट होगी तो क्वालिटी इंश्योर होगी ना सर। अगर आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, ऑब्जेक्टिविटी से काम करेंगे तो क्वालिटी आएगी ना। तो इसलिए एथिकल रिक्वायरमेंट जो हमने ऐसे 200 में पढ़ा था वो ऐसे 220 का भी पार्ट है छोटा सा। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक इंगेजमेंट्स। एक और पॉइंट आ गया भैया, क्वालिटी कंट्रोल कैसे इंश्योर करें। आपकी फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होने चाहिए इन सभी टॉपिक्स पर। कौन लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, एथिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए, जो हम क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हैं कोई नया असाइनमेंट या क्लाइंट को कंटिन्यू करना है नेक्स्ट ईयर के लिए, उसके बारे में पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बने हुए हैं। समझ रहे हैं आप, ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे। आप हर साल क्लाइंट को इवैल्यूएट कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ है, घपला है, तो आप वहां से दूर हो सकते हैं। अभी रिलायंस के जो ऑडिटर हैं उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। मैं अनिल अंबानी की बात कर रहा हूँ, उनकी किसी कंपनी के ऑडिटर हैं, बिग फोर में से ही कोई है, उन्होंने भी रिजाइन करा है। तो उन्हें लगता है कि भैया खतरा है, थोड़ा सा रिस्क है, हम असाइनमेंट नहीं लेना चाहते, हमारे स्कोप पर लिमिटेशन लगाई गई है। तो अपनी फर्म की भी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, ऑडिट की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वहां पर पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन्होंने वो असाइनमेंट छोड़ दिया है, अपने आप को रिजाइन कर दिया है। ह्यूमन रिसोर्सेज पर भी आपका जो है पॉलिसीज होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो ऑडिट करने जाएंगे वो आपका ऑडिट स्टाफ होगा, आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो होंगे, तो उनकी स्किल कैसे अपग्रेड करी जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग कैसे दी जाए, प्रॉपर कॉम्पिटेंट जो बंदा है उसे हम कैसे रिक्रूट करें, कैसे ट्रेन करें, कैसे एंगेजमेंट टीम का पार्ट बनाए कि भैया इसकी ये स्किल अच्छी है तो इसे हम रख लेते हैं, उसके बारे में पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होने चाहिए। हर चीज अगर ओरल होगी तो दिक्कत रहता है, इसलिए सब कुछ रिटर्न में होना चाहिए। इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, यानी कि जो भी इंगेजमेंट है उसकी जो परफॉर्मेंस होगी उस टाइम क्वालिटी कंट्रोल कैसे मेंटेन किया जाएगा। एंड मॉनिटरिंग के बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है कि जो भी आपके क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर हैं, एक पॉलिसी ऐसी भी होनी चाहिए कि जो पॉलिसी कहती है कि हम इन सभी पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को रेगुलर बेसिस पर, कंटिन्यूस बेसिस पर इवैल्यूएट करेंगे। तो मॉनिटरिंग की भी पॉलिसी बना दी, मतलब मॉनिटरिंग करने के लिए भी पॉलिसी बना दी कि ऐसी पॉलिसी जो कहती है कि रेगुलर बेस पे सारी पॉलिसीज को हम इवैल्यूएट करेंगे, ताकि अगर कहीं भी लूप होल है, कहीं भी इंप्रूवमेंट का स्कोप है, तो इन पॉलिसीज को हम इंप्रूव कर दें, जिसको फॉलो कर कर हम क्वालिटी कंट्रोल एश्योर कर पाए फर्म के भीतर इंगेजमेंट लेवल पर। यहां तक बात क्लियर हुई आपको। तो ऐसे 220 मैं यहां पर आपका नीचे लेकर जा रहा हूं ऐसे 220 की तरफ। क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दिस क्वालिटी इज एश्योर्ड एट इंगेजमेंट लेवल। मैं बार बार कह रहा हूं कि दो टाइप की क्वालिटी कंट्रोल होती है, एक होता है फर्म लेवल पर क्वालिटी कंट्रोल, जो हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल, जो SQC है, SQC 1 में पढ़ते हैं। आपके कोर्स का पार्ट नहीं होने के बाद भी यहां पर मेंशन था स्टडी मटेरियल में, तो वो मैंने आपको करवाया है। और ऐसे 220 पढ़ते हैं इंगेजमेंट लेवल पर, एक पर्टिकुलर असाइनमेंट पर हम कैसे क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहां आप देखिएगा लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट। लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो लिखा हुआ है। द इंगेजमेंट पार्टनर
shall take the responsibility for overall quality on each audit engagement to which that partner is assigned. आपको पता है फर्म में काफी सारे पार्टनर्स होते हैं. जो पार्टनर्स होते हैं उसकी ड्यूटी क्या होती है कि जो मेरे को क्लाइंट्स मिले हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि जो क्लाइंट आप लाए उसकी ऑडिट आप ही करोगे. फर्म में ऐसा भी होता है कि रोटेशन होती है. क्लाइंट आप लेकर आए हो, उसका जो रेवेन्यू आएगा उसका सर्टेन परसेंटेज आपको जरूर मिलेगा, ये जरूर है, पर उसकी ऑडिट भी आप करोगे. इट इज नॉट नेसेसरी इन द फर्म. कोई दूसरा बंदा भी, दूसरा पार्टनर भी कर सकता है. तो अपने स्किल और कैलिबर के हिसाब से मान लेते हैं कि आप ऑडिट के पार्टनर हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट में स्पेशलाइजेशन है, साइन भी करते हैं रिपोर्ट पर, बट कोई जीएसटी का असाइनमेंट आया है तो वो आप कैसे करेंगे? वो आपकी जीएसटी टीम करेगी. सिमिलरली कोई लिस्टेड कंपनी का आया, हो सकता है कि उसके लिए दूसरा पार्टनर असाइन हो जाए जिसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज है या उस पर्टिकुलर सेक्टर की अच्छी नॉलेज है. तो इसीलिए जो भी पार्टनर अपॉइंट होता है, जिसको भी जो ऑडिट का जिम्मेदारी दी जाती है, उस पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करे. उसकी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे में बताई गई है. और ये भी आप कह सकते हैं कि जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो वही पार्टनर होता है जिसको वो क्लाइंट असाइन हुआ है. द एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक responsibility for the overall quality on each audit engagement to which that partner is assigned, and the engagement partner should perform duties ensuring highest quality of independence. वो अपनी सारी ड्यूटी को निभाएगा. लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी ऑडिट क्या है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट ये कहता है कि आप अपनी फर्म की ऐसी पॉलिसी बना दीजिए ना, जिसमें आप ये बताइए कि जो एंगेजमेंट पार्टनर होगा उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो हाईएस्ट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी इंश्योर करेगा. तो ये सारी बातें यहां लिखी हुई है आपके ऐसे में. पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपको? क्वालिटी इंश्योर करने के लिए लीडर के सर पर डाल दिया कि भैया जो एंगेजमेंट पार्टनर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा क्वालिटी मेंटेन करने के लिए. ये ऐसे हमारा ये बोलता है. आगे है रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स. इस ऐसे में लिखी हुई है कि अगर आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है तो कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट्स का पालन करना पड़ेगा. लिखा हुआ है ऑडिटर शुड मेंटेन इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, जो हमने एसए 200 के साथ पढ़ा था. सारी वही बातें यहां लिख दी है. थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट द एंगेजमेंट पार्टनर शैल रिमेन अलर्ट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरीज फॉर एविडेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स बाय मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम. अलर्ट रहेगा, अलर्ट अलर्ट अलर्ट. पता लगा उसकी कोई ऑडिट टीम में बंदे ने शेयर बाय कर लिए हैं जिस क्लाइंट की ऑडिट करने जा रहे हो, अलर्ट रहेगा. जैसी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको डिस्कस करेगा फर्म के साथ कि अब क्या करें सर, इंडिपेंडेंस को थ्रेट है. किसी भी ऑडिट टीम के बंदे के पास शेयर नहीं होने चाहिए थे. और अगर आप बिग फोर की बात करते हैं तो वहां पर तो ये होती है पॉलिसी कि आपको सबमिट करना होता है कि कौन सी कंपनी के शेयर आप होल्ड करते हैं. अगर आप उनके क्लाइंट में से किसी के शेयर होल्ड करते हैं तो वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. शायद नहीं कर सकते हो आप, ऐसा बहुत जगह पे लिखा होता है, कंपनी अलाउ नहीं करती है. और जहां अलाउ करती है तो वहां पर आपको उस असाइनमेंट पर नहीं भेजा जाएगा जिस क्लाइंट के आपने शेयर्स बाई किए. तो ये एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चेक कर ले कि आपने वो फॉर्म फिल करा है, आपने डिस्क्लोज करा है कि आपने इस कंपनी के शेयर लिए हुए हैं. ये फर्म की पॉलिसी भी होनी चाहिए और एक एथिकल रिक्वायरमेंट भी है जो एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करता है. इफ मैटर्स विच कम टू द एंगेजमेंट पार्टनर्स अटेंशन थ्रू फर्म्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल और अदरवाइज, कैसे भी एंगेजमेंट पार्टनर को पता लग जाता है भाई कि ये इंसान है और इसने जो है कंप्लाई नहीं करा है विथ रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एथिकल रिक्वायरमेंट्स का उल्लंघन किया इस इंसान ने, क्या होगा सर उस टाइम? द एंगेजमेंट पार्टनर इन कंसल्टेशन विद द फर्म शैल डिटरमाइन एप्रोप्रिएट एक्शन. अकेला कुछ नहीं करेगा सर. अगर फर्म काम करती है तो वहां फर्म की पॉलिसीज प्रोसीजर होते हैं, उसके हिसाब से काम किया जाता है. हालांकि यहां पर ड्यूटी एंगेजमेंट पार्टनर की है कि वो अल्टीमेटली में एक्शन लेगा. उसको चीजें पता लगेगी तो फर्म के साथ डिस्कस करेगा अदर पार्टनर के साथ कि भैया ऐसा हुआ है मेरे साथ, मेरी जो टीम है, मेरा जो असाइनमेंट मिला था उसमें ये हुआ है, क्या करना चाहिए. तो सब मिलकर डिसीजन लेंगे. जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं, वैसे ही फर्म के लिए भी पार्टनर्स जो है मिलकर फर्म लेवल पर डिसीजन लेते हैं कि हमारी फर्म की पॉलिसी ये है, हम ये करेंगे. ये नहीं होता कि फर्म बना ली और हर बंदा अपने में लगा, फिर तो वो इंडिविजुअल हो गया ना. फर्म बनाई है यानी कि सबका एक कॉमन प्रैक्टिस रहेगी, कॉमन सिस्टम रहेगा. तो एथिकल रिक्वायरमेंट इंश्योर करना जो है एंगेजमेंट पार्टनर का तो काम है ही, पर एंगेजमेंट टीम जो है वो भी एथिकल रिक्वायरमेंट का पालन करे, ऐसा इंश्योर करेगा हमारा एंगेजमेंट पार्टनर. इंडिपेंडेंस सर, इंडिपेंडेंस क्या कहता है? इंडिपेंडेंस आगे नीचे लिखा हुआ है.
यहाँ देखिएगा, इंडिपेंडेंस, engagement partner shall identify the circumstances and relationship that create threat to the independence and shall evaluate the information on identified breaches and take appropriate action to eliminate such threat or reduce them to an acceptable level. अभी मैंने वही बात बताई थी, अगर कोई ऑडिट टीम के बंदे ने शेयर बाय कर रखे हैं तो पहले उससे डिस्क्लोजर ले लेगा, और साथ में अगर शेयर बाय किए जाते हैं तो बोल देगा परमिशन चाहिए, आप ऐसे ही शेयर बाय नहीं कर सकते, इंटीमेट कर देगा पूरी टीम को। अब जाओ आप ऑडिट पे जाने के बाद पहला काम ये होता है, सर हमें डिस्काउंट कितना मिलेगा। आप डोमिनोज की ऑडिट पे जाओगे, वहां कूपन उठा के ले आते हो। आप कहीं आईजे एयरपोर्ट पे कहीं ऑडिट पे जाओगे, आईपीएल की टिकट उठा के ले आते हैं। कहीं पर जाओ, एलजी की ऑडिट पर चले जाओ, तो भैया ठीक है मेरे को डिस्काउंट कितना दिला दोगे। पहले ही सेटिंग करते हो तो इंडिपेंडेंस आपकी वैसे ही चली जाती है। अब मान लेते हैं आप स्टैट्यूटरी नहीं, फिक्स एसेट ऑडिट करने भी गए हैं, तो ऑडिट होता है, चाहे पर्टिकुलर एक चीज का भी ऑडिट करने गए हैं, पहले सेटिंग करते हैं। सर ये नहीं होना चाहिए ना। अगर ये चीज पता लगेगी कि भैया देखो इसने तो लाख रुपए का सामान जो है वहां से अपने क्लाइंट से सस्ते में लिया है, तो गड़बड़ है ना सर। उस बंदे को निकलवाइए सर, मतलब अपनी टीम से निकलवाइए। उसने ब्रीच करा है, इंडिपेंडेंस को खतरा है ऐसी चीजों से। गिफ्ट नहीं लेना सर, सस्ते में नहीं लेना। हाँ, नॉर्मल जो खाना वाना है वो क्लाइंट प्रोवाइड करता है, नॉर्मल ऑडिट की फीस प्रोवाइड करता है, बट अतिरिक्त कुछ दे रहा है, गलत चीज कुछ दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है आपको गलत करने के लिए कि भैया ये दे दूंगा अगर तुम ऐसे करते हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अगला पॉइंट कहता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। देखिए जितने भी पॉइंट है ना, आपका क्वालिटी कंट्रोल कैसा रहे, एकदम मस्त क्वालिटी कंट्रोल रहे, उसके लिए सारे पॉइंट लिखे गए हैं। पहला पॉइंट क्या था सर? पहला था कि लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी। उसके बाद बोला कि एथिकल रिक्वायरमेंट का सब पालन करो, और एंगेजमेंट पार्टनर देखेगा अगर किसी ने ब्रीच करा है तो उसे पकड़ कर लाएगा और फर्म के साथ डिस्कस करके एक अपना डिसीजन लेगा, जो भी अप्रोप्रिएट डिसीजन होगा। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट, कि भैया ऑडिट एंगेजमेंट ऐसा ही नहीं है कि एक बार ले लिया तो हमेशा ही कंटिन्यू करते रहोगे, या फिर कोई नया असाइनमेंट आया तो उसको हमेशा हाँ बोल दोगे। क्वालिटी कंट्रोल पहले ही चेक लगा दिया सर। वैसे तो आपने देखा था कि अगर आपके कोई स्कोप पर लिमिटेशन वगैरह आ रही है तो आप पहले ही ऐसे 210 में देख लेते हैं, बट 220 क्वालिटी कंट्रोल है तो उसने भी एक चेक लगा दिया कि जब असाइनमेंट नया आ रहा है या जब आप कंटिन्यू की बात कर रहे हो तो तब भी देख लो। अगर क्वालिटी हैम्पर हो सकती है तो असाइनमेंट को आप मना कर दो ना, मत लो असाइनमेंट। ये क्या बोलता है सर? एंगेजमेंट पार्टनर शैल बी सेटिस्फाइड दैट एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट हैव बीन फॉलोड। देखिए क्वालिटी कंट्रोल की जब मैं बात करता हूं ना, तो वहां पर पता है क्या चेक करते हैं? वहां ये चीज चेक करते हैं कि जिस जगह पर मैं ऑडिट करने जा रहा हूं वो क्लाइंट कैसा है, वो क्लाइंट अच्छा है, ढंग का है, उसके पार्टनर से की मैनेजमेंट पर्सनल्स हैं, उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा। ये सारी चीजें पहले वेरीफाई होती है, उसके पूरे फॉर्म होते हैं। आप केपीएमजी में देखिएगा, असाइनमेंट ऐसे ही नहीं लेते वो, पहले पूरी मैनेजमेंट वगैरह का बायोडेटा निकलवा लेते हैं, हर चीज चेक करते हैं, और उसके बाद लगता है क्लाइंट ढंग का है, हमारी सारी चीजें फुलफिल कर पाएगा, हमारे जितने क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड उसके हिसाब से हमें काम करने देगा, तभी उसका असाइनमेंट लिया जाता है। तो छोटी मोटी जो एंटिटीज हैं वहां तो बिग फोर से ऑडिट करवा ही नहीं सकते, दे आर नॉट एलिजिबल। पैसे हैं, अपॉइंट भी कर देंगे तो बिग फोर क्या बोलेगी? पहले ही पॉइंट निकालेगी, इंटरनल कंट्रोल नॉट प्रेजेंट, ये डेफिशिएंसी वो डेफिशिएंसी, उसी का वो रिपोर्ट बनाकर दे देंगे कि पहले ये करो उसके बाद आएंगे ऑडिट करने। हाँ, आपके प्रोसीजर बहुत बढ़िया करवा देंगे, बट पैसे भी लेंगे और कमियां भी निकालेंगे। हालांकि 90% केस में वो असाइनमेंट लेंगे ही नहीं। इंगेजमेंट पार्टनर पहले अपने आप को सेटिस्फाई कर लेगा कि भैया एप्रोप्रिएट प्रोसीजर रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट हैव बीन फॉलोड है, नहीं है। Engagement partner to check whether or not to continue with the existing client due to client doing illegal activity, client putting unnecessary pressure for completing the audit, or client claiming reduction of fees। क्या लिखा हुआ है सर यहाँ पे? इंगेजमेंट पार्टनर क्या देख रहा है? वो ये देख रहा है कि भैया मैं क्वालिटी, ऑडिट की क्वालिटी कैसे कंट्रोल करूंगा, और अपने जो क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप वगैरह बनाया है या जो हम उसे एक्सेप्ट करने वाले हैं उसका नया असाइनमेंट को, वहीं पर चेक लगा दिया कि अगर क्लाइंट इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, अननेसेसरी प्रेशर डाल रहा है कि भैया जल्दी जल्दी ऑडिट कर दो, या फिर आपकी फीस को रिड्यूस करने की बात कर रहा है, तो आप वहीं पर चेक कर लेंगे असाइनमेंट लेना है या नहीं लेना। इफ द एंगेजमेंट पार्टनर ऑब्टेन्स
information that would have caused the firm to decline the audit engagement had that information been available earlier। अगर engagement partner के पास ऐसी कोई information बाद में आती है कि यदि पहले आ जाती तो शायद मैं इस assignment को firm की policy के हिसाब से जो मेरी firm है वो इस assignment को नहीं लेती। तो जैसे ही engagement partner को ये बात पता लगेगी, he shall communicate that information promptly to the firm, जल्दी से जल्दी firm को communicate करेगा so that firm and the engagement partner can take the necessary action। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है क्वालिटी कंट्रोल के लिए, ये इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप अच्छे असाइनमेंट लें और जो बेकार वगैरह छोटे मोटे असाइनमेंट हैं, गड़बड़ वाले असाइनमेंट है, उसमें हाथ ना डालें। क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन रख रहे हैं सर, क्वालिटी कंट्रोल। SQC1 का भी यहाँ पर जिक्र किया हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल एट फर्म लेवल। दोस्तों फर्म जो है ना, फर्म के लेवल पर भी क्वालिटी कंट्रोल हो सकता है। एक होता है इंगेजमेंट पार्टनर के लेवल पर जिसके लिए SA 220 है, और एक होता है फर्म के लेवल पर जिसके लिए SQC1 बना हुआ है। और ये आपके कोर्स का पार्ट तो नहीं है, पर चैप्टर नंबर 1 में SQC1 ने अपनी थोड़ी सी झलक दिखलाई हुई है, तो इस वजह से हमें ये पढ़ना पड़ेगा। SQC1 ऑल्सो रिक्वायर्स फर्म टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन बिफोर एक्सेप्टिंग। SQC1 बोलता है पहले ही इंफॉर्मेशन ले लो बिफोर एक्सेप्टिंग एन न्यू एंगेजमेंट विद अ न्यू क्लाइंट, when deciding whether to continue with an existing engagement or when you are taking a new engagement of existing client। तो अब यहां पर देखिएगा SQC1 also requires the firm to obtain information before accepting an engagement with a new client। भैया नया क्लाइंट आ रहा है तो नए क्लाइंट से पहले आप कुछ चीजें, कुछ इंफॉर्मेशन उसके ले लीजिए, उसके बारे में जान लीजिए, फिर ही एक्सेप्ट करना। एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट को कंटिन्यू करना है नहीं करना, उसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए। कोई नई चीज पता लगती है जिस वजह से आपको लगता है कि असाइनमेंट मुझे नहीं कंटिन्यू करना है, तो उसे आप छोड़ भी सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल आपको मेंटेन रखना है सर, क्वालिटी कंट्रोल। मैं अपना क्वालिटी कंट्रोल आपको बता देता हूं। लर्नजअप पर जितने स्टूडेंट आ रहे हैं 99% पास हो रहे हैं। अब होगा क्या, 99% अगर पास हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट आने लग जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा स्टूडेंट आएंगे तो उसमें ऐसे भी आएंगे जो पढ़ना ही नहीं चाहते, बट वो सोच रहे हैं अच्छा यहां जाऊंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, यहां पर जाने से पता नहीं क्या होएगा, पास हो जाऊंगा, सब लोग पास हो रहे हैं, वो भी आने स्टार्ट कर दिए। अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट आएंगे, इतनी मात्रा में स्टूडेंट आएंगे, जो पढ़ नहीं रहे वो भी आ गए, जो पढ़ रहे हैं वो भी आ गए। तो जो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनका रिजल्ट खराब भी आ सकता है बाद में। अभी तो सारे पढ़ने वाले ही आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा उसके बाद? मैं अपना रिजल्ट कम होने दूंगा क्या सर? नहीं, मुझे तो रिजल्ट मेंटेन करना है भैया। जो आ रहा है वो CA बनना चाहिए, CA इंटरमीडिएट तो होना ही चाहिए। जहां तक मैं उसे करवा सकता हूं उतना तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, ताकि आर्टिकलशिप कर वो अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन कर आगे निकल जाए लाइफ में। अगर ऐसा हो गया, बहुत ज्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं, रिजल्ट खराब होने लग गया, तो पहले ही हम एडमिशन टेस्ट रख देंगे कि जो एलिजिबिलिटी टेस्ट को मीट करेगा वही यहां पर आएगा। मैं रखने वाला था, बट अभी मैंने थोड़ा सा लिबरल होकर मैंने इस साल मैंने छोड़ दिया है, बट नेक्स्ट ईयर से डेफिनेटली ऐसा टेस्ट आने वाला है कि पहले टेस्ट क्लियर होगा, आप लगेंगे कि आप भैया पढ़ा सकते हैं, आपको आप पढ़ने लायक बच्चे हैं, मन लगाकर पढ़ेंगे, आवारागर्दी वगैरह नहीं करने वाले बच्चे हैं, उन्हीं को यहाँ पर लाया जाएगा और बिल्कुल अफोर्डेबल क्लासेस में 100% रिजल्ट निकाला जाएगा। तो मैंने अपना क्वालिटी कंट्रोल कैसे किया एग्जाम्पल दे दिया। फर्म लेवल पर क्या होगा, यही होगा कि हम ऐसे क्लाइंट को हाथ ही ना लगाएं जो गड़बड़ है, झोल झाल है जिसमें। उसके लिए यहां पर बोल दिया कि अगर आप कोई नया असाइनमेंट ले रहे हैं या एग्जिस्टिंग असाइनमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं, या फिर एग्जिस्टिंग जो आपका क्लाइंट है उसके साथ कोई नया असाइनमेंट आप ले रहे हैं, न्यू एंगेजमेंट ले रहे हैं, उन तीनों जगह पर आप कुछ इन्फॉर्मेशन को हमेशा एवेलुएट करेंगे। ऐसे ही नहीं बोल देंगे अच्छा काम आ रहा है ले लो, अरे नहीं भैया पहले देख लो, क्वालिटी इंश्योर करनी है। तो क्या कहते हैं, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आप लेंगे? इन्फॉर्मेशन सच एज, लिखा हुआ है यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन सच एज दी फॉलोइंग assist the engagement partner in determining whether the decisions regarding the acceptance and continuance of audit engagements are appropriate। ये इंफॉर्मेशन आपको लेनी है सर। द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रिंसिपल ओनर्स, अपनी नहीं, अपनी तो है ही सर, बट जिसका असाइनमेंट ले रहे हो उसके जो ओनर हैं, उसकी जो मैनेजमेंट है, उसके जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है, उनकी कितनी इंटीग्रिटी है, वो लोग कैसे हैं, पता लगे कि उसके भैया दाऊद इब्राहिम के साथ कॉन्टैक्ट है, किसी पर क्रिमिनल केस चल रहा है, उसकी आप कंपनी में जाओगे क्या ऑडिट करने के लिए? नहीं सर, क्वालिटी कंट्रोल पहले ही लगा लिया, यहां पर एक्सेप्टेंस के टाइम ही लगा लिया। नया असाइनमेंट नहीं लेंगे सर,
पहली इन्फॉर्मेशन ले लेंगे कि अच्छा उसकी प्रिंसिपल ओनर की इंटीग्रिटी क्या है, वेदर द एंगेजमेंट टीम इज कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट एंड हैज द नेसेसरी कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग टाइम एंड रिसोर्स। गजब का पॉइंट। आप ऑडिट असाइनमेंट आपके पास आ गया है और वो असाइनमेंट करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, ऑडिट टीम में उतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो उस असाइनमेंट को ले पाए। अब मान लेते हैं एक छोटी सी फर्म है, उसके पास छोटी सी फर्म में 4 लोग काम करने वाले हैं, 2 पार्टनर्स हैं, छोटी सी फर्म है, वहां पर आ गया एयरटेल का ऑडिट। भैया कितना बड़ा क्लाइंट है, ये मान लेते हैं वेदांता का ऑडिट आ गया। वेदांता कितना बड़ा क्लाइंट है, इतने सारे प्लांट्स हैं उसके, कितना बड़ा उसका काम झाम है, कितने कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग सिस्टम होंगे, अकाउंटिंग की रिपोर्ट निकलेगी, क्या क्या उस पर लगेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एस लगेंगे, पता नहीं क्या क्या प्रोविजन लगेंगे। क्या आपकी नोआ है इतनी, आप इतना बड़ा असाइनमेंट हैंडल कर सकते हैं? अगर कर ही नहीं सकते तो क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगी? असाइनमेंट ले लेंगे, कर पाएंगे नहीं, क्वालिटी कंट्रोल नहीं हुई। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे फर्स्ट नंबर पर लिखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। अगर अपनी कैपेबिलिटी नहीं है तो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना असाइनमेंट को, वहीं पर क्वालिटी कंट्रोल पे चेक लग गया। जैसे कि मैंने आपको अपने यहाँ का बताया, एंट्रेंस टेस्ट लेंगे, जो क्लियर करेगा उसी को लेंगे भैया। 2 में से एक चीज होगी ना, अगर फीस अफोर्डेबल है तो रिजल्ट तो अच्छा निकालें। 2 में से एक चीज तो करनी है ना भैया, पैसा कमाने का मोटिव नहीं है तो कम से कम रिजल्ट तो बढ़िया निकालें, जो आ रहा है वो तो कम से कम पास होकर निकले। तो हम अपना रिजल्ट पर फोकस करेंगे। तो पहले ही चेक लगा लिया, इन्होंने भी वही किया। वेदर द फर्म एंड द एंगेजमेंट टीम कैन कंप्लाई विद द रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, कि भैया जो आपकी एंगेजमेंट टीम है, आप पहले ही चेक कर रहे हो, एक्सेप्टेंस के टाइम चेक कर रहे हो कि जो असाइनमेंट आया उसके लिए क्या आप और आपकी टीम एथिकल रिक्वायरमेंट को मीट कर सकती है, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम कर सकती है, प्रोफेशनल केयर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, इंडिपेंडेंस के साथ काम कर सकती है, पहले इवेलुएट कर रहे हो। वो एथिकल रिक्वायरमेंट बोलती है ड्यूरिंग दी असाइनमेंट आपको ये सब करना है। ये कह रहे हैं कि आप पहले भी चेक कर लो। आप साथ ही में आप ये चेक करो, significant matters that have arisen during the current or previous audit engagement and their implications for continuing the relationship। हो सकता है कि पिछले ऑडिट में आपके पास कुछ ऐसे मैटर आए हों, ऐसी कॉम्प्लेक्शन आई हो, कुछ ऐसी कन्फ्लिक्ट्स और बातें आई हो जिसकी वजह से हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आप उस असाइनमेंट को ना लो। पर जब बातें आई और जब असाइनमेंट लेने का टाइम आया उसमें काफी गैप आ गया और आप भूल गए, तो लेने से पहले सोच लो ना, एक बार जो वर्किंग पेपर्स है उसको देख लो कि भाई ये क्रिटिकल मैटर्स आए थे, ये प्रॉब्लम इश्यूज आए थे, इस वजह से हमें इस बार कंटिन्यू नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा आएगी और उतनी हमारी फीस भी नहीं आ रही है, ये क्लाइंट कोऑपरेट नहीं करता, जिससे हमारा समय बहुत व्यर्थ हो जाता है और प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पाती है। अब ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आप पहले ही नए क्लाइंट के साथ जुड़ने से पहले, एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ दोबारा रिन्यू करने से पहले अपना एग्रीमेंट, या फिर आप उसका कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट का कोई नया असाइनमेंट आता है वो लेने से पहले ये सब आप इंश्योर करेंगे। ये आपका SQC 1 बोलता है, तो SQC 1 भी मैंने आपको पढ़ा दिया। ऐसे 220 के अंदर SQC 1 अलग से पढ़ा दिया। नीचे डिफरेंस दे रखा है वो TCWG मैनेजमेंट का, वो आपको पता ही है। TCWG वो है जो ओवरसी का काम करते हैं, ऊपर ऊपर से देखते हैं कि मैनेजमेंट कैसा काम कर रही है, और मैनेजमेंट एक्चुअली में जो सीनियर मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, वो सारे लोग काम करते हैं, काम करवाते हैं लोगों से। ह्यूमन रिसोर्स पर भी आपकी ना एक पॉलिसी होनी चाहिए, ये ऐसे बोलता है, क्योंकि अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स होगा, बढ़िया ह्यूमन रिसोर्स होगा, तभी तो वो क्वालिटी वर्क कर पाएगा। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी आपकी पॉलिसीज होनी चाहिए। द फर्म शुड हैव established policies and procedure designed to provide it with reasonable assurance that it has sufficient personnel with the capabilities, competence and commitment to ethical principle necessary to perform its engagement in accordance with professional standards and regulatory and legal requirement, and to enable the firm or engagement partner to issue reports that are appropriate in these circumstances। कि भैया जो एंगेजमेंट पार्टनर को रिपोर्ट इशू करनी है, उसके लिए जो काम करवाना है, उसके लिए जो लोग जाएंगे, वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है। उन्हें कॉम्पिटेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप बताइए। कॉम्पिटेंट होना चाहिए, एथिकल रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लॉज रेगुलेशन का ज्ञान है नहीं, आप कहते हैं इंटरव्यू होगा, ऑडिट के लिए इंटरव्यू होगा, पूछते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, TDS के प्रोविजन, इनकम टैक्स के, ऐसे नहीं पूछ रहे। ऐसे 220 बोलता है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कि भैया जो ह्यूमन रिसोर्स आप हायर कर रहे हैं उसके पास नो हाउ होनी चाहिए। अगर वो जवाब नहीं दे पा रहा, उसको नहीं पता है, तो आप ऐसे बंदे को टीम में भेजेंगे तो क्वालिटी कंट्रोल कैसे आएगा? बात समझ रहे हैं? ये मजबूरी है कि वो टेक्निकल राउंड होते हैं। वो टेक्निकल राउंड कहाँ से आ गए? ये HR के राउंड, ह्यूमन रिसोर्स टेक्निकल राउंड, अलग अलग राउंड आते हैं ना। बिग 4 में जाते हो या बड़ी फर्म में जाते हो, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल के लिए ऐसे बना हुआ है।
बाकी कंपनीज में नहीं आते, वहाँ पर 1-2 राउंड होते हैं, काम खत्म हो जाता है। बिग 4 में 5-5 राउंड होते हैं। हाँ जी, ये बात आपको समझ में आई? आइए देखते हैं अगला पेज, देखते हैं। फर्म शुड हैव पॉलिसीज, यही ह्यूमन रिसोर्स के लिए फर्म की पॉलिसीज होनी चाहिए। रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट करेंगे तो उसकी कुछ प्रोसीजर बना हुआ है, नहीं बना हुआ? भाई 2 पेज का आपको फॉर्म देंगे, एक हम केस स्टडी देंगे, ये हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है, ऐसा ऐसा पार्टनर राउंड होगा, टेक्निकल एचआर राउंड होगा, वो सारा प्रोसीजर बना दिया। तो एक सेट ऑफ प्रोसीजर होना चाहिए जिससे आप रिक्रूटमेंट करें, तो उन आप पॉलिसीज को, प्रोसीजर को फॉलो करके करेंगे तो क्वालिटी बंदे आने के चांसेस बढ़ेंगे। उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करनी चाहिए ना सर, रेटिंग देनी चाहिए। ग्रैंड थॉर्टन रेटिंग सिस्टम है, रेटिंग मिलेगी आपको। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में मुझे मिलती थी रेटिंग, तो 5 रेटिंग होती थी, 5 में से 4 रेटिंग देते थे, क्योंकि 5 रेटिंग का मतलब होता है कि आपका प्रमोशन हो गया। समझ रहे हो? अब तो 5 रेटिंग किसी को नहीं देते थे, सिर्फ 4 मिलती थी, वो भी 3-4 लोगों को मिलती थी। अराउंड 100 में से 4-5 लोगों को 4 रेटिंग मिलती थी। 4 रेटिंग मिलती तो बोनस अच्छा मिलता है, बोनस अच्छा मिलता है, आपका जो पैसे हैं बढ़ जाते हैं। बट खैर पैसों का मोटिव नहीं है, तभी वो छोड़ा है लाखों रुपए की जो जॉब है, और यहाँ पर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ऐसे बंदे आ जाएं जो इस नॉलेज के बेस पर, अपने स्किल के बेस पर हमारे इंडिया को आगे लेकर जाएं। अगर मैं अपने उस छोटे से पैसे के लिए सोचूंगा कि भैया मुझे ठीक है लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीने के मिल रही हैं, जाओ अपना ऐश करो, सैटरडे संडे और ऐश करो, पार्टीज वार्टीज करो, और अपना चल रहा है मंडे टू फ्राइडे जॉब में, साथ में यूट्यूब पे जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो करो। मुझे बोलते थे ना फ्री वीडियोस के लिए काफ़ी लोग बोलते थे। हाँ, तो मैं फ्री वीडियोस देने के लिए मैं मना थोड़ी करता हूँ, फ्री वीडियोस में दे सकता हूँ, पर जॉब के साथ, यानी कि मैं पूरा टाइम जॉब कर रहा हूँ, जो थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता है उसके लिए फ्री वीडियो मैंने डाल दिया। उसमें क्या आएगा सर? पूरे साल में हो सकता है मैं कोई एक सब्जेक्ट का, वो भी रिवीजन टाइप का फ्री वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि सैटरडे संडे मिलता है, एक दिन तो आपको अपने लिए भी चाहिए, फैमिली के लिए भी चाहिए। वो सब छोड़कर मैं यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाता था। तो डिमांड आती थी ये भी पढ़ाओ वो भी पढ़ाओ, इतनी सारी डिमांड को मीट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो रात भर जग कर फ्री में पढ़ाता था। कर सकते हैं, थोड़ा टाइम किया, उसके बाद भी कर सकते थे कि भैया ठीक है जितना होता है फ्री में डालो और बाकी अपना पैसे कमाओ। बट उससे क्वालिटी नहीं आ रही है, उससे ये नहीं हो रहा है कि श्योरिटी, एक सिस्टम नहीं बन रहा। जो लर्नअप का पूरा सिस्टम बनाना है, ऐप बनानी है, प्रॉपर एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पाओ, स्टडी ग्रुप में क्वेश्चन पूछ पाओ, स्टूडेंट्स इंटरेक्ट कर पाए और नेटवर्किंग स्ट्रांग हो पाए, और काफ़ी चीज़ें और कंटिन्यूस बेस पे कर पाऊँ, कोई स्किल बेस्ड कोर्सेज ऐड कर पाऊँ, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को ला पाऊँ। इसीलिए मैंने जॉब को लाखों रुपयों को छोड़ दिया। अब आएगी रिक्वायरमेंट कि भैया फ्री पढ़ाओ, तो अब कहाँ से फ्री पढ़ाएं सर? फ्री पढ़ा सकते हैं अगर मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ और थोड़ा सा जो आइडल टाइम मिलता है उसमें मैं फ्री में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, पर सब कुछ छोड़कर लाखों रुपए लगाकर और पढ़ाने का एफर्ट करके जो कॉस्ट इनकर है वो कर फ्री में कैसे पढ़ा सकते हैं? हमारी जो कॉस्ट लग रही है। इसीलिए अफोर्डेबल सिस्टम बनाया जिसको सस्टेन किया जा सके लॉन्ग टर्म बेसिस पर। आपने अनअकैडमी का नाम सुना होगा, स्टार्टिंग में आया था फ्री एजुकेशन फ्री एजुकेशन फ्री एजुकेशन। अब उन्होंने भी थोड़ा बहुत चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, प्लस कोर्सेज बना दिए और बना दिए कोर्सेज, क्योंकि अगर आप फ्री में दे रहे हो तो कॉस्ट कहाँ से आ रही है? देखिए एक सिस्टम चलता है। मैंने टीचर हायर करा इकोनॉमिक्स के, मैंने सीए फाउंडेशन के फ्री वीडियोस डलवाए, तो टीचर हायर करा, टीचर को तो मैंने पैसे दिए ना, आप लोग के लिए फ्री है तो कहीं ना कहीं तो कॉस्ट लगी है ना। तो वहां पर मैंने उन्हें पैसे देकर मैंने यहाँ पर फाउंडेशन का एक फ्री करवा दिया कि चलो ठीक है स्टूडेंट्स के लिए कुछ फ्री हो जाएगा। इवन मैं भी वहां पर बिजनेस लॉ का थोड़ा बहुत फ्री में डाल रहा हूँ। खैर वो एक अलग मुद्दा है, चलो मैं कहाँ पर किस टॉपिक पर आ गया। फर्म शुड हैव पॉलिसीज एड्रेसिंग रिक्रूटमेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से स्टार्ट किया और कहाँ पहुंच गए? करियर डेवलपमेंट, प्रमोशन। भैया इतनी रेटिंग होगी, इतने साल तक मिलेगी, तब जाकर प्रमोशन होगा आपका, इतने आपके अप्रिसिएशन आएंगे तब जाकर प्रमोशन होगा। कंपनसेशन, कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस, इन सब के लिए पॉलिसीज बना दीजिए। ये कहता है ये ऐसे हमारा फर्म्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस should help it to select individuals of integrity as well as with adequate capabilities and competence necessary to perform firm's work। भैया जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो ऐसा प्रोसेस बनाओ कि भैया यहाँ पर जो हमारे प्रोसेस से फिल्टर होकर आए उस बंदे के पास इतनी नो हाउ कॉम्पिटेंस हो कि वो हमारी फर्म के काम को कर पाए।
तो ये चीज़ होती है। ऑल्सो इन असाइनमेंट ऑफ कर लेना इफ नहीं है, ऑल्सो इन असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम पर्सन्स हैविंग एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज मस्ट बी कंसिडर्ड। क्या मतलब हो गया कि यार हो सकता है कि आपने जब रिक्रूटमेंट करा तो आपके पास 1000 तरीके के काम थे, उसके हिसाब से आपने बंदों को लेकर आए कि ठीक है ये बंदा ये काम कर लेगा, ये बंदा ये काम कर लेगा, उससे आपने रिक्रूट कराए। अब आप जब एक पर्टिकुलर असाइनमेंट, नया असाइनमेंट आया है और उसमें आपको बंदे भेजने हैं, तो जिनके पास वो नो हाउ, कॉम्पिटेंस है, नॉलेज है, आप उनको अपनी एंगेजमेंट टीम में सेलेक्ट करेंगे। तो इसलिए हमेशा ये भी नहीं होता कि हमेशा सेम बंदे ही सेम ऑडिट परफॉर्म करेंगे, मतलब सेम बंदे ही, सेम टीम के बंदे ही हर ऑडिट परफॉर्म करेंगे। हर ऑडिट के लिए अलग टीम बन सकती है अपनी कॉम्पिटेंस के हिसाब से। तो ये जो हमने चेक लगाया, ये ह्यूमन रिसोर्स पर हमने चेक लगाया क्वालिटी कंट्रोल के लिए। उससे पहले हमने लगाया था एक्सेप्टेंस के टाइम क्वालिटी कंट्रोल कैसे करें। उससे पहले हमने एक एथिकल रिक्वायरमेंट डाल दिया कि एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करेगा एथिकल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, जहां डेविएशन आता है वहां पर कंसल्ट करेगा फर्म से और एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। और नंबर 1 पर हमने चेक लगा दिया कि भैया एंगेजमेंट पार्टनर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब क्वालिटी इंश्योर करेगा अपने असाइनमेंट की। अब आ गया एंगेजमेंट परफॉर्मेंस कि अब आप परफॉर्म करने चले गए हो काम, परफॉर्मेंस के टाइम पर क्या क्या चेक लगे होने चाहिए जिससे क्वालिटी इंश्योर हो सके। द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड इट with reasonable assurance that engagements are performed in accordance with professional standards and regulatory and legal requirements, and that the firm or the engagement partner issues report that are appropriate in the circumstances. अब ये तो आपका परफॉर्मेंस का काम आ गया ना सर, आपको रिपोर्ट देनी है, तो फर्म के ऐसे प्रोसीजर पॉलिसीज होनी चाहिए विच इज डिजाइंड टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस। अब ये जो प्रोसेस है ना सर, ये काम करने के प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस अलग था, टीम बनेगी, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, या फिर कुछ लीडरशिप का हो गया, एक्सेप्टेंस के टाइम का हो गया, चलो प्रोसेस है। अब है ऑडिट परफॉर्म करने के भी प्रोसीजर बने हुए हैं कि हम टेस्ट ऑफ डिटेल करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे, हमारी ये चेक शीट बनेगी, एनालिटिकल प्रोसीजर की शीट बनेगी, इसमें डालेंगे हम एक्सेल में डालेंगे, इसमें इतनी रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट ऐसे कैलकुलेट होगा, मटीरियलिटी का ये प्रोसीजर होगा। वो सारे प्रोसीजर होने चाहिए, मेरे पास पड़े भी हुए हैं यहाँ पर दिखा नहीं सकता, ब्रीच हो जाएगा, है ना। टॉप 10 फर्म के जो हैं वो मेरे पास यहाँ पर हैं भी, बट वो मैं दिखा नहीं सकता कि क्या क्या फॉर्मेट बने होते हैं। रिपोर्ट्स होती है, हर ऐसे की एक रिपोर्ट होती है, उसको आपको फिल करना होता है, एप्लीकेबल है नहीं है, ये चेक करे या नहीं करे, करे तो कहाँ है, इसके वर्किंग पेपर डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, और उसका प्रिंट आउट लेकर या फिर सॉफ्ट कॉपी में आपको रखना होता है, जिसे हम वर्किंग पेपर्स बोलते हैं। ऑडिट का जो काम हुआ है उसके वर्किंग पेपर्स है कि इन एविडेंस की बेस पर हमने काम जो किया है उस काम में हमने सब दिखा दिया। तो यह है परफॉर्मेंस के टाइम पे आप रीजनेबल एश्योरेंस कैसे लें, उसके लिए भी फर्म के प्रोसीजर्स होने बहुत जरूरी हैं। दैट एंगेजमेंट्स आर परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। सारे स्टैंडर्ड्स के मैंने बताया, एक एक पर्चे लगा दिए, यस नो क्या क्या होगा क्या नहीं होएगा, और रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट अगर एप्लीकेबल है तो उसके बारे में सब डाल दिया। ये कंपनीज एक्ट का सेक्शन लगता है, यस, क्या इन्होंने ये लिया है, आंसर इज यस नो, क्या इन्होंने एनुअल फाइलिंग करी है, यस नो, किस दिन करी है, ऐसे पूरी चेकलिस्ट बना दी है ताकि सारे लॉज रेगुलेशन जो लगते हैं उसके बारे में हम जान पाएं और अपना जो ऑडिट है उसमें रीजनेबल एश्योरेंस ले पाएं। इंगेजमेंट पार्टनर शिल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, यहां पर भी जो है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, यहां पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, यहां परफॉर्मेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि परफॉर्मेंस के टाइम भी जो डायरेक्शन है, सुपरविजन है, परफॉर्मेंस है ऑडिट एंगेजमेंट टीम की, ऑडिट एंगेजमेंट टीम को जो डायरेक्शन देना है, सुपरविजन देना है, परफॉर्म करवाना है, दैट शुड बी इन कंप्लायंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। ये भी एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करेगा और आपके पेपर में आ सकता है। इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तो लिख लीजिएगा, पहले मैं यहाँ पर लिख देता था, अब मैंने कहा चलो नहीं, हैंड रिटन नोट्स दूंगा तो उसमें लिखूंगा कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और आपको यहाँ पर भी बता दूंगा तो आप खुद भी लिख सकते हैं। इशूइंग ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट आर एप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टांसेस, जो एप्रोप्रिएट ऑडिटर रिपोर्ट है, जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से इशू करे, क्योंकि अब काम की बात आ गई ना सर, एक्सेप्ट करने की बात थी, अब तो काम की बात आ गई, काम कर रहे हैं, क्वालिटी इंश्योर करनी है, तो एंगेजमेंट पार्टनर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। रिव्यूज बीइंग परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एज एप्लीकेबल ऑन और बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, कि भैया रिपोर्ट देने से पहले रुक जाइए, रिपोर्ट देने से पहले रिव्यू कर लीजिए। जब मैं लूथरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में था तो वहां पर सीधा पार्टनर को रिव्यू कराना होता था, यानी कि जो जिसने काम करा है वो पार्टनर रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद पॉइंट्स निकालेगा, कुछ कमियां हैं उसको ठीक करने के बाद एक रीजनेबल एश्योरेंस लेकर ऑडिट रिपोर्ट पर साइन करेगा। पर जब मैं आरएसएम में गया या दूसरी फर्म में गया, आरएसएम में ही गया था और किस फर्म में गया था, एक ही फर्म में तो गया था, और वहां पर एंगेजमेंट पार्टनर के नीचे
एक डायरेक्टर होता था, डायरेक्टर के नीचे एक मैनेजर होता था, सीनियर मैनेजर, उसके अंडर एक फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब टीम में होता था फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट, और एक थर्ड ईयर का आर्टिकल, एक फर्स्ट या सेकेंड ईयर का आर्टिकल। तो जब ये टीम जाती है तो उसमें क्या है, फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर के आर्टिकल जा रहे हैं, एक या दो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फ्रेशर हैं वो जा रहे हैं, एक मैनेजर है जो साइट पर जाता है, और जो डायरेक्टर है वो चार्ज लेकर रखता है कि भैया ठीक है, जब पूरा का पूरा काम हो जाएगा तो ये जो मैनेजर है जिसको मैंने अपॉइंट करा है वो मुझे पूरा रिव्यू करा देगा। कई बार होता था कि फ्रेशर चार्टर्ड नहीं, एक मैनेजर जा रहा है और एक थोड़ा सा सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट जा रहा है जो मैनेजर नहीं बना है, तो फिर मैनेजर जो है और सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट लेते थे कि भैया एक बंदे के बस का नहीं है सारा रिव्यू करवाना, तो ये वाली चीज़ें ले ले, डायरेक्टर को रिव्यू करा दिया, मैं ये करा दूंगा। अब जब डायरेक्टर रिव्यू ले रहा है, पॉइंट्स निकाल रहा है, तो उस बेसिस पर डायरेक्टर जो है पार्टनर को, जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसको वो दे रहा है, उसको वो क्या दे रहा है, उसको वो सारी की सारी एश्योरेंस दे रहा है कि ये काम हमारा ऐसे हो रहा है, ये पॉलिसीज वगैरह हमने फॉलो करें। ये प्रैक्टिकली वहाँ काम होता था। तो वो प्रोसीजर देखकर मैंने सीखा कि भैया जहाँ पर आपकी इंटरनेशनल एफिलिएशन होती है वहाँ पर आपको क्वालिटी कंट्रोल एश्योर करने होते हैं। वैसे ही RSM के क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। द एंगेजमेंट टीम्स एबिलिटी टू रेज कंसर्न्स विदाउट एनी फियर, इसको थोड़ा ईजी लैंग्वेज में लिख लीजिए, एंगेजमेंट टीम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेज कंसर्न्स विदाउट फियर, काम खत्म, विदाउट फियर ऑफ रिवेंज। रिप्रेजल की जगह पे आप रिवेंज लिख सकते हैं या लिख सकते हैं विदाउट कंसर्न्स ऑफ एनी फियर। तो ये सारी चीजें जो है एंगेजमेंट पार्टनर को इंश्योर करनी होती है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी उसका काम होता है। देयर शुड बी क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स विच शुड एड्रेस, ये देखिए क्या क्या और पॉलिसीज प्रोसीजर होने चाहिए। सर क्वालिटी कैसे इंश्योर करते हैं, क्वालिटी इंश्योर करते हैं प्रोसीजर्स बनाकर, पॉलिसीज बनाकर। हाउ एंगेजमेंट टीम्स आर ब्रीफ्ड ऑन द एंगेजमेंट टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ देयर वर्क। जाने से पहले एक मीटिंग की जाती है और उस मीटिंग में बताया जाता है कि भैया ऐसे ऐसे काम होगा, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे डेटा आएगा, ऐसे तुम्हें फिल्टर करने हैं, TOC TOD की शीट बनानी है, एविडेंस ऐसे कलेक्ट करने हैं, उसके पीछे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐसे लगाने, वो पूरा सिखाया जाता है। तो ये जो सिखाया जाता है ये तो प्रैक्टिकली ऑन द फील्ड सिखाया जाएगा जब जाने वाले होंगे, पर फर्म के पास ऐसे प्रोसीजर पॉलिसीज होनी चाहिए कि भैया कैसे एंगेजमेंट टीम को ब्रीफ किया जाएगा इस असाइनमेंट के बारे में, अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में, कि हम क्या करने जा रहे हैं। फिक्स्ड एसेट ऑडिट के लिए जा रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, स्टॉक ऑडिट के लिए जा रहे हैं तो क्या होगा, क्या प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, कट ऑफ प्रोसीजर के लिए आप जा रहे हो, प्लांट विजिट कर रहे हो तो क्या होगा, बाद में पढ़ेंगे क्या क्या होती हैं चीजें। तो वो सब चीजें होती है सर। प्रोसेसेस फॉर कंप्लाइंग विद द एप्लीकेबल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, प्रोसेसेस ऑफ एंगेजमेंट सुपरविजन, स्टाफ ट्रेनिंग एंड कोचिंग। अब ऊपर तो बोल दिया एंगेजमेंट पार्टनर जो है सुपरवाइज करेगा, डायरेक्शन देगा, उसके लिए पॉलिसीज भी बना लीजिए, पॉलिसीज प्रोसीजर्स वगैरह भी बना लीजिए कि भैया ऐसे ऐसे करना होगा, बात खत्म। फिर एंगेजमेंट पार्टनर उन पॉलिसीज को पढ़ेगा और उसके हिसाब से जो उसकी ड्यूटी है वो उसे परफॉर्म करेगा। प्रोसेसेस ऑफ एंगेजमेंट सुपरविजन, स्टाफ ट्रेनिंग एंड कोचिंग, मेथड्स ऑफ रिव्यूइंग दी वर्क परफॉर्म, भैया वर्क जब परफॉर्म करेंगे उसके लिए प्रोसीजर बना दिया, उसके लिए पॉलिसी सेट कर दी। सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड एंड दी फॉर्म ऑफ रिपोर्ट बीइंग इशूड, कौन सी फॉर्म दे रहे हैं भैया, क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं रिपोर्ट में, क्लीन रिपोर्ट जाने वाली है, कौन सी जाने वाली है सर, तो क्या जजमेंट ली, उसके बेस पर क्या आप ओपिनियन दे रहे हैं, उसके लिए कुछ पॉलिसीज प्रोसीजर बनाए हुए हैं कि अगर ये चीज होगी, लिमिटेशन हमारा रखा है, लिमिटेशन ऑन स्कोप लगाया है, इन चीजों पर अगर दिक्कत आई है तो फिर आप ये ओपिनियन देंगे। प्रोसीजर पहले ही बना लिया। एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड एंड द टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द रिव्यू, किस टाइम रिव्यू होगा, कितने एक्सटेंट में होगा, कितना डेप्थ में होगा, उसके लिए सभी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप वगैरह रखेंगे, क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी जरूरी है, वर्किंग पेपर कैसे बनाने, उनके लिए आप एक प्रोसीजर बना लीजिए ना सर। अगर प्रोसीजर होगा तो उसको फॉलो कर कोई नया बंदा आएगा वो सीखकर क्वालिटी इंश्योर किया जा सकता है। आगे है रिव्यू एंड कंसल्टेशन। रिव्यू एंड कंसल्टेशन, रिव्यू एंड कंसल्टेशन बोलता है कि एंगेजमेंट पार्टनर शैल रिव्यू द वर्क डन बाय एंगेजमेंट टीम। ये भी एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है। आप लिख लीजिए पूरे ऐसे के ऊपर कि एंगेजमेंट पार्टनर क्या क्या करेगा, ये सारी चीजें करेगा, कुछ चीजें जो है फर्म करेगी पॉलिसी बनाकर, ठीक है ना। एंगेजमेंट पार्टनर शैल रिव्यू दी वर्क डन बाय एंगेजमेंट टीम, ही शुड एंश्योर रिव्यू इज परफॉर्म्ड एज पर फर्म्स रिव्यू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑन और बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्वालिटी कंट्रोल हो रही है सर, रिव्यू की जो प्रोसीजर बनाई हुई है फर्म ने, पॉलिसीज बनाई हुई है, उसके हिसाब से आप रिव्यू कर रहे हो। ऑडिट की रिपोर्ट से पहले रिव्यू कर रहे हो, बाद में रिव्यू का तो मतलब नहीं बनता ना, पहले रिव्यू करना जरूरी है।
तो इंगेजमेंट पार्टनर ये इंश्योर कर रहा है रिव्यू में गलतियां पकड़ में आएगी और क्वालिटी इंश्योर हो पाएगी. Engagement team can take appropriate consultation on difficult matters. However, engagement partner would be liable for the work done by his team and consultation taken and implemented. कई डिफिकल्ट मैटर ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपके पास एक्सपर्टीज ना हो, ऑडिट टीम के पास एक्सपर्टीज ना हो, तो वो किसी दूसरे बंदे की भी एक्सपर्टीज जिसके पास उस पर्टिकुलर एरिया में है, कि मान लेते हैं टैक्स की कोई लाइबिलिटी है जिसके लिए ऑडिट टीम के पास उतनी एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो अपनी टैक्स डिवीजन से कंसल्टेंसी ले लेते हैं और बोलते हैं कि भैया यहाँ कितना प्रोविजन बनना चाहिए. लेट्स से कि प्रोविजन फॉर टैक्स की एंट्री क्या होनी चाहिए, तो प्रोविजन फॉर टैक्स में तो पूरी टैक्स कंप्यूटेशन वगैरह है, ऑडिट टीम इतना दिमाग नहीं लगाएगी, हालांकि उनके पास नुमा हो तो होगा ऊपर ऊपर से देखने का, पर मान लेते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है, कुछ चेंजेस वगैरह आए हैं, तो वो अपनी एक्सपर्ट टीम से ओपिनियन ले सकते हैं. हालांकि जो भी उन्होंने ओपिनियन ली है, इंप्लीमेंट करी है, उन सभी के लिए जो इंगेजमेंट पार्टनर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि भैया मैं जो हूँ मुझे इंश्योर करना है कि अगर मुझे साइन करना है तो मुझे इंश्योर करना है कि सारा काम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हुआ है, लॉज रेगुलेशन के हिसाब से हुआ है, रिव्यू प्रॉपर हुआ है, जो मेरी टीम ने काम किया उसकी जिम्मेदारी भी मैं लेता हूं. तो आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आती है, गलत करो सही करो कोई जिम्मेदारी नहीं आती है. इसीलिए कहते हैं बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. लोग पैसे के लिए लड़ते हैं कि भैया स्टाइपेंड कम मिल रही है आर्टिकलशिप में, स्टाइपेंड कम है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो नहीं है ना. आपने कुछ गलती कर दी, गलती में तो सीए मरेगा अगर आपकी गलती हो गई तो. समझ रहे हैं आप, तो काम सीख रहे हैं वहां पे, तो काम सीखिए सीखिए सीखिए, इस लेवल तक ले जाइए कि जहां पर जो सीए काम करता है वो आप कर पा रहे हैं. पैसे कम मिल रहे हैं बट आप काम सीए वाला कर पा रहे हैं. फिर जैसे ही आप वहां से निकलें उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस सेटअप कर सकते हैं, अपना काम सेटअप कर सकते हैं, या किसी बड़ी जगह पर जाकर काम कर सकते हैं अच्छे पैसे में. द पर्सन साइनिंग द रिपोर्ट वुड बी अल्टीमेटली लायबल फॉर हिज ओपिनियन इन द ऑडिट रिपोर्ट, दो ही मे टेक हेल्प टू गेट द वर्क डन बाय अदर सीएस एंड द स्टाफ इन हिज टीम. हेल्प किसी भी ले लो सर, हेल्प किसी भी ले लो, हेल्प आप किसी की भी ले लो, किसी की भी ले लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो साइन कर रहा है उसकी होगी ना. बाहर वाला ये थोड़ी ना बोलेगा कि अच्छा 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 इस सीए ने साइन करा है, सीए बोलेगा नहीं नहीं मैंने साइन तो करा है बट काम किसी और ने किया था. अरे भाई नहीं, जिसने साइन करा है उसी की जिम्मेदारी होगी. हाँ, फोकट में आए हो क्या, कोई भी बंदा साइन कर देगा, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई. सीए कोर्स है, सीए बन रहे हो, साइन करने की पावर मिल रही है आपको, साइन करोगे आप. प्राइम मिनिस्टर के साइन से ज्यादा वैल्यू आपकी हो जाएगी सर. मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग के लिए भी एक पॉलिसी बना दीजिए कि भैया जो सारी हमने पॉलिसीज बनाई है उसको भी तो मॉनिटर करना है, और उसको मॉनिटर करने की भी एक पॉलिसी बना दीजिए कि हम रेगुलर कंटिन्यूअस बेसिस पर सारी चीजें, सारी पॉलिसीज, प्रोसीजर को, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल को रिव्यू करेंगे कि वो रेलेवेंट है, एडिक्वेट है. रेलेवेंट का मतलब भैया काम वाली चीज लिखी हुई है, फालतू की चीज लिखी है. एडिक्वेट है, जितना साइज है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके लिए हमारे क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करते हैं. ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, बने तो हुए हैं, ऑपरेट नहीं कर रहे हैं सर, तो मॉनिटरिंग की भी पॉलिसी बना दी ना कि आप ये भी देखेंगे कि जो आपने पॉलिसीज प्रोसीजर बनाए वो पालन भी हो रहे नहीं हो रहे. और इसीलिए जो होता है ना आपका जब ऑडिट होता है तो सैंपल बेसिस पर पिक किया जाता है रिव्यू के लिए. ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, रिव्यू हो गया, सब कुछ हो गया, बट फर्म की पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉलो हुए नहीं हुए उसके लिए सैंपल पर पिक किया जाता है कि भैया यहाँ पर क्वालिटी इशू आया था, क्वालिटी कंट्रोल का नहीं आया था. वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे. एंड कंप्लाइंट विद इन प्रैक्टिस और नॉट, ये जो आपके पॉलिसी प्रोसीजर है ऑपरेट कर रहे हैं, कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे. Such policies and procedures should include an ongoing consideration and evaluation of the firm's system of quality control, including a periodic inspection of a selection of completed engagement. जो मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिकली बताया यही होता था. मान लेते हमने 5 कंपनियों की ऑडिट करी थी, एक ग्रुप था, नाम नहीं बताऊंगा, क्लाइंट का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, पर मैं आरएसएम की बात कर रहा हूं. तो उन 5 में से 2 क्लाइंट जो हैं उसकी पिक हो गई कि भैया आपका ऑडिट तो हो चुका है, पर अब जो है दिसंबर के महीने में, सितंबर तक सब काम हो गया ऑडिट का, अब दिसंबर मंथ में 2 हमने कंपनी पिक कर लिए जिसमें जो एक इंगेजमेंट पार्टनर ने काम किया है उसका काम दूसरा इंगेजमेंट पार्टनर चेक करेगा. फर्म के अंदर ही फर्म की क्वालिटी इंश्योर कर रहे हैं, तो पार्टनर लेवल पर तो उसने चेक किया ही होगा, अब दूसरा पार्टनर चेक करेगा. फर्म की पॉलिसी कहती है. तो भैया सब देख रहे हैं, सब वर्किंग पेपर बराबर है नहीं है, फाइलें जाएगी, अब दिल्ली से मुंबई जाएगी. अगर मुंबई वाला पार्टनर चेक कर रहा है, दिल्ली में हो रहा है तो मुंबई से दिल्ली आएगी, सारी फाइलें आएगी, कोरियर होकर वर्किंग पेपर्स वगैरह जाएंगे, पूरा चेकिंग होगी, कमियां निकाली जाएगी ताकि नेक्स्ट टाइम रिपीट ना हो. मॉनिटरिंग, ये मॉनिटरिंग है. स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन पढ़ते हैं. मैसर सुरेश चंद्रा एंड कंपनी हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ एससी लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 14-15. काफी पुराना दे रखा है डेटा.
सीए सुरेश वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ मेसर सुरेश चंद्र एंड कंपनी, नाम में सुरेश आ रहा है, एक पार्टनर भी होगा सुरेश, दूसरा होगा चंद्रा, completed entire routine audit work by 29 May 2015. Unfortunately, on the very next morning, while roving towards office of SC Limited to sign final audit report, he met with a road accident and died. दुखद की बात है बहुत। एक पार्टनर जो है सारा काम करके, और जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट साइन होनी थी उस दिन वो गया फर्म में ऑडिट रिपोर्ट पड़ी हुई थी जो निकाली थी, वो साइन करने थे, और एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। सुरेश पहला था, चंद्रा दूसरा था। अब चंद्रा जो उसका दूसरा पार्टनर है, अनदर पार्टनर ऑफ मेसर सुरेश चंद्र एंड कंपनी, देयरफॉर साइंड द अकाउंट्स ऑफ एससी लिमिटेड विदाउट रिव्यूइंग द वर्क परफॉर्म बाय सीए सुरेश। चंद्रा ने कहा ठीक है, सुरेश ने काम तो सारा कर ही लिया था, बस साइन नहीं कर पाया था, तो साइन फर्म का कोई दूसरा पार्टनर भी कर सकता है। जब आप फर्म में काम करते हैं तो उसमें कोई भी पार्टनर साइन कर सकता है, प्रोवाइडेड जितने नंबर ऑफ ऑडिट वो करने के लिए एलिजिबल है कि भैया इससे ज़्यादा ऑडिट नहीं कर सकते, उसकी उस लिमिट में फॉल कर रहा हो। अगर आप एक पार्टनर है, मैक्सिमम कितने असाइनमेंट कर सकता है उसकी लिमिट है, मिनिमम की लिमिट नहीं होती। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट में अगर उसके पास खाली है जगह साइन करने के लिए, तो वो ये असाइनमेंट पर भी साइन कर सकता है। फर्म के नाम से साइन करना होता है, और कोई पार्टनर जो है वो अपने सिग्नेचर, अपना मेंबरशिप नंबर फर्म के बिहाफ पर लिख सकता है। तो सुरेश तो नहीं लिख पाया, तो फिर चंद्र ने कहा मैं कर देता हूं। आपको बताना है स्टेट विथ रीजंस वेदर सीए चंद्रा इज राइट इन एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द ऑडिट ऑफ विच इज परफॉर्म्ड बाय अनदर ऑडिटर। कि भैया ओपिनियन तो चंद्रा ने दे दी, पर ऑडिट परफॉर्म किसने किया था? सुरेश ने। तो जो इंसान साइन कर रहा है वही रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? कि ऑडिट जो है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से फॉलो कर हुआ है, लॉज रेगुलेशन का पालन किया गया है, सारे एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल हुए हैं। ये सारी चीजें इसने इंश्योर करी क्या? नहीं सर। तो गलत है ना सर। एसए 220 का हवाला देकर आप लिखेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करना जरूरी है, और क्वालिटी कंट्रोल अलग अलग लेवल पर आप इंश्योर कर सकते हैं। हालांकि जो बंदा साइन कर रहा है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये देखा जाए कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑडिट किया गया नहीं किया गया, लॉज रेगुलेशन के हिसाब से ऑडिट किया गया नहीं किया गया। अगर हमने कोई एक्सपर्ट की ओपिनियन भी ली है तो भी अल्टीमेटली जो इंगेजमेंट पार्टनर है, जो साइन कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो सारी चीजें इंश्योर कर ली कि हर चीज ठीक ठाक है या नहीं है बिफोर साइनिंग द रिपोर्ट, और वो इसने नहीं किया। इसके लिए यहाँ पर चंद्रा की थोड़ी सी गलती है, और उसको ऐसे 220 का ज्ञान देकर, हो सकता है भूल गया हो, तो ऐसे 220 का ज्ञान देकर आप एग्जामिनर को और चंद्रा को बताएंगे कि भैया ऐसे ऐसी चीजें आप कर लीजिए। ठीक है सर। तो यहाँ पर जो है स्लाइड्स आपकी सारी कंप्लीट हो गई है। मैं एक्चुअली स्लाइड्स ले आया था, ये देखिए, आपसे क्या छुपाना, मैं स्लाइड्स ले आया था, प्रिंट आउट ले आया था स्लाइड्स का। तो मेरे पास सारी स्लाइड्स यहाँ पर रखी हुई थी जो आपकी लैपटॉप स्क्रीन पर आ रही है। पहले मैं लैपटॉप स्क्रीन से आपको पढ़ाता था, बट लैपटॉप स्क्रीन पर चीजें आ रही है। मैंने स्लाइड्स भी साथ में मंगवा ली एक्स्ट्रा, कि स्लाइड से देखने की जरूरत पड़े तो स्लाइड से भी मैं रीड आउट कर आपको चीजें बता सकूं। अब ये जो इतना सारा थियोरेटिकल दे रखा है ना, रट्टाफिकेशन की बात अगर मैं करूं, रट्टाफिकेशन की, तो भैया कोई भी नहीं है जो पूरा वर्ड टू वर्ड रट्टाफिकेशन कर पाए इसका। हाँ, क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में समझ सकता है, उसके बारे में चीजें लिख सकता है, बट एग्जैक्टली बुक का कॉपी पेस्ट कर दें, पॉसिबल नहीं है। अब यहां मैंने जो आपको बातें बताई क्वेश्चन पढ़कर, ऐसा थोड़ी ना कि स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है, स्टडी मटेरियल में कुछ अलग तरीके से लिखा हो सकता है, 19-20 का फर्क हो सकता है, बट मैंने जो आपको बातें बताई अगर वो लिख देंगे और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आए तो 3 नंबर तक मिल जाएंगे, 5 नंबर का आए तो 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे। तभी ऑडिट में नंबर कम आते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली तो सब लोग याद करके रट्टाफिकेशन करके नहीं लिख पाते। और अगर आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर और थोड़ा सा रट्टाफिकेशन के बेस पर जाते हैं तो आप 60 से 70 नंबर तक बड़ी आराम से ला सकते हैं। क्योंकि अगर आप 100 में से 90 मार्क्स तक का अटेम्प्ट कर लेते हैं अच्छे से, तो आपके 60 to 70 बन जाते हैं। क्योंकि 90 नंबर का आपने अटेम्प्ट तो किया ही है, उसमें से कुछ बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया होगा, कुछ आपने एवरेज अटेम्प्ट किया होगा, तो आप 60 to 70 के बीच में नंबर ला सकते हैं। बट प्रोवाइडेड आपके लॉजिक सही हो, जो आपने आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं, जो ऐसे कोड करें, जो बातें लिखी है वो सही लिखी हुई है और क्लियरली मेंशन करी हर चीज। इसी के साथ जो है दोस्तों, आपका जो चैप्टर नंबर 1 है कंप्लीट हो गया। हमारा फ्री वीडियोस में जो है, फ्री वीडियोस में आपको यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 का गो थ्रू मिलेगा, जिसको मैं वॉक थ्रू बोलूंगा। ऑडिट में एक वॉक थ्रू प्रोसीजर भी होता है, जब ऑडिट एक्चुअली में करेंगे तब देखेंगे, या अगर उसका ऐसे आएगा तो करेंगे हम, कि वॉक थ्रू प्रोसीजर बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, मेरे को तो बहुत मजा आता है उसमें।
तो वॉक थ्रू प्रोसीजर है, मैं वॉक थ्रू ऑफ चैप्टर नंबर 1 डाल दूंगा कि अच्छा इसमें ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, हमने ये टॉपिक पढ़ा, इसमें ये था, ये था, ये था, ये था। एक क्विकली 20-25 मिनट में फटाफट से चैप्टर नंबर 1 का क्विक रिकैप मैं डाल दूंगा। कहाँ पर? फ्री वीडियोज़ में, ऑडिट के 4-5 मैंने वहाँ पर डेमो वीडियोज़ डाले हैं, डेमो लेक्चर्स डाले हैं जो आपकी क्लासेज हैं। तो पहली 4-5 क्लासेस वहाँ पे डेमो के रूप में डाल दी है जो सब लोग देख सकते हैं। और अब ये जो क्विक गो थ्रू होएगा ना, तो वो भी मैं डाल दूंगा ताकि अपने दोस्त को ये बोल सको भैया अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो ये आपका रहा मटेरियल, जिसमें स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ोगे और ये पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये स्टडी मटेरियल से ही बना है। स्टडी मटेरियल का ही नया अवतार है सिस्टमैटिक ढंग में। तो स्टडी मटेरियल आपको मिल गया फ्री ऑफ कॉस्ट, सबके साथ शेयर कर दीजिए। फ्री में जो क्विक गो थ्रू करवा रहा हूँ वो देख लीजिए, उससे आइडिया लग जाएगा, फिर ये पढ़ लीजिए। और अगर उन्हें रिवीजन बैच लेना है तो मैं रिवीजन बैच भी जल्दी लॉन्च कर दूंगा, जिसमें हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन ऊपर से आपको करवा देंगे। बहुत ही सस्ता बैच वो लॉन्च कर देंगे, तो आपको वो तो फ्री में मिलेगा, ठीक है ना। ये जो गो थ्रू आएगा ये तो फ्री वीडियोस में आएगा, साथ में पेड वीडियोस में वो हैंड रिटन नोट्स वाला भी रिवीजन आएगा कि एक क्लास में आपका पूरा हैंड रिटन नोट से करवा दिया। और उसका एक अलग सेपरेट कोर्स भी बन जाएगा जिनको लेना है कि भैया ठीक है मैंने कोई गो थ्रू देख लिया, एक बार पढ़ लिया, एक बार रिवीजन में देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए फटाक से, तो वो वाला भी बैच ले सकते हो। और आपको तो फ्री में मिलेगा ही वो, मतलब इसी बैच के अंदर मिलेगा आपको। यहाँ तक की बात समझ में आई तो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट है और इसमें से अच्छा खासा आ सकता है। अगर देखा जाए ना तो इसमें से 10 से 15 नंबर का आपका बन सकता है। मैं झूठ नहीं कह रहा, क्योंकि इसमें ऑडिट का पूरा बेसिक है। तो जितनी बातें आपको पता लगी इस चैप्टर नंबर 1 में और साथ में जो ऐसे 200, 210, 220 पता लगे, तो यहाँ से आप 10 से 15 नंबर का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। सीए फाइनल तक भी आ जाता है। ये जो ऐसे मैं आपको करा रहा हूँ सीए फाइनल में भी है। और 50 नंबर के ऐसे और प्रोफेशनल एथिक्स हैं, तो जो हमारे ऐसे हो गए उसके साथ बस प्रोफेशनल एथिक्स और पढ़ने 2-3 क्लासेस में, तो 50 नंबर का सीए फाइनल भी हो जाएगा। और 1-2 क्लास में जो एक्स्ट्रा एसेज हैं जो आपके आईपीसीसी में नहीं है, फाइनल में है, 2-4-5 क्लासेस में वो भी करवा दिए। तो मतलब अगर 6-7 क्लास और करवा दी तो आपका सीए फाइनल भी 50% कवर हो जाएगा आईपीसीसी के बाद, ठीक है ना जी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफ़ी हमने डिस्कशन करी है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसका रिवीजन आना बाकी है। चैप्टर 2 जो है उसके नोट्स बनाने बाकी हैं, साथ में हैंड रिटन नोट्स वाली रिवीजन आनी बाकी है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो अगला लेक्चर थोड़ा सा लेट आ सकता है। ये आपका नवंबर के लिए बैच चल रहा है, तो नवंबर के लिए बैच चल रहा है तो हाँ 1-1.5 महीना पहले कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।